हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन पर एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 27% मिलेगा आरक्षण। यूथ फॉर इक्वेलिटी की याचिका खारिज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को यूथ फॉर इक्वेलिटी की ओबीसी आरक्षण विरोधी याचिका खारिज कर दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जी ने बताया कि इस फैसले से होल्ड पर रखे गए पदों पर नियुक्तियों की बाधा समाप्त हो गई है। यह फैसला लाखों युवाओं के लिए राहत भरा साबित होगा। तो ये तो इसकी अपडेट हो गई। अब इसका थोड़ा-सा डीप में समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला कैसे है, क्या कैसे शुरू हुआ, इन सब चीज़ों को, तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो उसके सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि एक यहाँ पर अपडेट आई थी। एक बार दिखाता हूँ आपको अपडेट। बहुत पहले ये मामला शुरू हुआ था। जितने भी ओबीसी रिजर्वेशन वाले मामले हैं, ठीक है, एमपी हाई कोर्ट में लंबित हैं, उन सभी मामलों का जो अम्ब्रेला केस नंबर है, वो कौन-सा है? 5901/2019, ठीक है? रिट पिटीशन। आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर रिट याचिकाएँ एक करके करके यहाँ पे लगी हुई हैं। ये सभी याचिकाओं को क्या किया गया? लिंक किया गया। लगभग ये 100 क्या मतलब यहाँ पर 81 याचिकाओं के आसपास ये टोटल याचिकाएँ हैं और इन सभी को क्या किया गया है? मेन केस 5901/2019 के साथ इसको लिंक कर दिया गया है, ठीक है? अब यहीं पर आप देखेंगे कि जो अभी कल का जो जजमेंट है, उसमें जो ये केस नंबर है वो कौन-सा है? रिट पिटीशन 181/05/2021। इसी केस को क्या किया गया है? माननीय हाई कोर्ट एमपी के द्वारा खारिज किया गया है, ठीक है? तो इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये याचिका भी इसी मेन याचिका से क्या थी? लिंक थी और बाकी तमाम याचिकाएँ आप देखेंगे कि सभी इससे लिंक है, ठीक है? तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, बहुत तो नहीं होगा, पर इसे आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये याचिका कहाँ से शुरू हुई। तो आप यहाँ पर देखेंगे ईएसबी की साइट में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 का विज्ञापन क्रमांक 03/2023 दिनांक 28/4/2023 जारी किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन 181/05/2021 में दिनांक 4 अगस्त 2023 में पारित अंतरिम आदेश के इष्टतम अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक F0737/2021 भोपाल दिनांक 27 जून 2024 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 87% पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है तथा 13% पदों हेतु परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय लिए जाने तक रोका जाना है। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत संबंधित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित में रोके गए 13% पदों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। उपरोक्तानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का संबंधित विभागों से प्राप्त 87% और 13% पदों की अद्यतन रिक्त विवरण निम्नानुसार दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा, आपको मैंने अम्ब्रेला केस नंबर दिखाया, फिर यहाँ पर आप देखिए कि फिर से वही लिखा है 181/05/2021, ठीक है? और ये जो याचिका है इसको ही खारिज किया गया है। अब इसका एक बार हम लोग क्लिप देख लेते हैं कि कहाँ पर इसको खारिज किया गया है, तो आगे आपको और स्पष्ट हो जाएँगी चीज़ें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एमपी हाई कोर्ट का जो केस नंबर का जो मेन पेज होता है, मैंने उसको ओपन किया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या? केस नंबर 181/05/2021 और इसको किसने दायर किया है? इसको दायर करने वाली जो संस्था है, उस संस्था का नाम है, यहाँ पर आप नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ पिटिशनर नेम और पिटिशनर्स कौन है? यूथ फॉर इक्वलिटी, एक तरह का एक ये एनजीओ है, ठीक है? एनजीओ है, इसके द्वारा ये मामला यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है? और आप इसका स्टेटस भी यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इस याचिका को क्या किया? डिस्पोज़ किया गया, मतलब याचिका जो है उसमें फाइनल सुनवाई हो चुकी है, मामला का निर्णय आ चुका है, बस निर्णय अभी अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही उसका आदेश अपलोड होगा तो उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। अब यहाँ पर समझना ये है कि आखिर ये याचिका खारिज क्यों हुई, ठीक है? उसके बाद हम समझेंगे इसमें आगे क्या हो सकता है और इससे अच्छा ये है कि मतलब भर्तियों का जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है, 100% तो भर्ती होगी और वहाँ की जो जो अभ्यर्थी हैं, जो परेशान रहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा-सा उनको राहत मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो याचिका है वो खारिज क्यों हुई, ठीक है? केस नंबर कौन-सा है? 181/05/2021 और ये याचिका कौन-सी थी? रिट पिटीशन थी। ध्यान रखिएगा, रिट पिटीशन याचिका है, ठीक है? पहली बात।
दूसरी बात, इसको किसने दायर किया? एनजीओ ने दायर किया, ठीक है? या किसी संस्था ने दायर किया। तो ये याचिका खारिज क्यों हुई? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पहली बात ये है कि ये याचिका किसने दायर की? एक एनजीओ ने दायर की। एनजीओ से मतलब ये नहीं कि एनजीओ कोई भी याचिका दायर करेगी तो खारिज हो जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो होता है इंटरेस्ट का, ठीक है? इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि याचिका जो दायर कर रहे हैं, जो पिटिशनर्स याचिका दायर कर रहे हैं, उनके हित इस केस से संबंधित हैं कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि याचिका, जो सपोज कोई व्यक्ति है जिसके घर में चोरी हो गई। अब वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है याचिका दायर करने की, मतलब कोर्ट में तो नहीं, पहले पुलिस स्टेशन जाएगा, एफआईआर होगी, उसके बाद फिर पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, उसके बाद फिर वो केस ट्रायल में आएगा। तो वहां पर सबसे पहले कोर्ट यही प्रश्न पूछता है कि आखिर जिसके घर में चोरी हुई है, पिटिशनर वही है कि कोई दूसरे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि पिटिशनर कौन थे? जिनके घर में चोरी हुई, इसलिए कोर्ट उस मामले को क्या करेगा? सुनेगा। और ये जो केस है, मतलब उसकी सुनवाई होगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो एक 181/05/2021 वाला मामला है, उसको मोशन पे ही खारिज किया गया। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। वो केस किस पे खारिज किया गया? मोशन पे खारिज किया गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है मोशन हियरिंग, लिखा है ना यहाँ पर? मोशन हियरिंग, इसको कहते हैं मोशन हियरिंग। मोशन हियरिंग का मतलब ये हुआ कि कोई केस की सुनवाई का जो पहली डेट होती है, हालांकि डेट तो इसमें बहुत पड़ी है, साल भर से मामला चल रहा है, पर मोशन का मतलब ये होता है कि जब तक इस केस में कोर्ट इस चीज को स्वीकार ना कर ले कि इसमें हित किसका प्रभावित हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला पहले कभी दायर, मतलब पूरी स्क्रूटनिंग की जाती है कि मामला बिल्कुल नया होना चाहिए, जो याचिका याचिका करता है उसके हित प्रभावित होने चाहिए, तभी हम इस केस में क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे। अगर इसमें ऐसा हो जाए कि मामले पहले कभी दायर किया गया था, जो याचिका करता है एक बार मामला डिस्पोज हो चुका वापस से आ गया है, या याचिका करता कोई हित प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं, कई तरह के उसमें प्रश्न होते हैं। जब सभी प्रश्नों से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद ही केस को क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर ये केस मोशन में खारिज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये केस को सुनने से पहले ही, मतलब इसमें पक्षों को तर्क वितर्क आर्गुमेंट्स होने से पहले ही केस क्या हुआ है? खारिज हुआ है। अब आगे समझ लेते हैं कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पर कि आखिर 2 चीज़ें हैं। एक तो है, मैंने आपको बताया, रिट पिटीशन, और दूसरा है क्या है? एनजीओ। तो एनजीओ का तो कोई हित प्रभावित हो नहीं रहा था, अगर सही तरीके से देखा, क्योंकि एनजीओ कोई संस्था है, लेकिन एनजीओ एग्जाम देने नहीं जा सकती, कोई संस्था एग्जाम नहीं दे सकती, कोई व्यक्ति एग्जाम देगा जिसने फॉर्म भरा हो, जिसका एडमिट कार्ड आया हो, वो एग्जाम देगा। तो एक तो कारण वो बना। दूसरा कारण क्या बना? रिट पिटीशन। रिट पिटीशन जो है वो हमेशा क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। रिट पिटीशन, रिट याचिकाएं जो होती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लगाई जाती हैं। हालांकि संस्था भी लगाती है, लेकिन बहुत से मामलों में देखा गया है कि अगर, देखिए, सबसे बड़ा होता है इंटरेस्ट। सपोज जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर क्या है कि कोई किसी फैक्ट्री का ड्रेनेज वाटर सिस्टम बना हुआ है आसपास, जिसकी वजह से जो दूषित पानी है वो सभी बस्तियों में आ रहा है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उस बस्ती की आबादी है करीबन 1,000 2,000, या मान लीजिए कि 10,000 20,000 के आसपास उनकी आबादी है। अब वो सभी आबादी के जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ उस दूषित पानी की वजह से क्या है? प्रभावित हैं। और जो कॉलोनी के लोग हैं वो इतने जागरूक नहीं हैं, इतने पैसे वाले नहीं हैं कि वो क्या कर सकें कि कोर्ट में जाकर न्याय की गुहार लगा सकें। तो फिर उनके बिहाफ में क्या होता है कि कोई संस्था या कोई व्यक्ति भी क्या कर सकता है कि माननीय न्यायालय की शरण में जा सकता है, और वहां पर वो क्या लगाएगा? पीआईएल लगाएगा। पीआईएल का मतलब होता है जनहित, मतलब जनहित याचिका कहते हैं इसको, ठीक है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं इसको। तो अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता के हित प्रभावित हो रहे हों, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉलोनी में दूषित पानी आ रहा है, तो अब वो व्यक्ति खुद लगाने के योग्य नहीं है या जागरूक नहीं है, तो फिर उनके बिहाफ में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में लगाई जाती है, ठीक है? और फिर उसके बाद उसमें सुनवाई होती है। तो जो ये मैटर है, अगर इस मैटर में ये हुआ होता है कि जो एनजीओ है, अगर उनके द्वारा पीआईएल लगाई गई होती तो शायद ये मोशन पे खारिज नहीं होता, बाकी केस चलता। आगे चल के हो सकता है कि माननीय न्यायालय को ऐसा लगता कि नहीं, ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, उनको 27% देना चाहिए था, तो फिर वहां पर कोर्ट वैसे डिसीजन देते, लेकिन मोशन पे वो खारिज नहीं होता। यहाँ पर मोशन में खारिज होने के 2 कारण है। पहला तो एनजीओ, मतलब वो संस्था जिसके खुद के कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और दूसरा कारण है वो रिट पिटीशन। अगर वो रिट पिटीशन ना होकर के पीआईएल होती तो शायद वो मोशन में खारिज नहीं होता।
तो फिलहाल इसमें ये चीज़ें हुई। अब इसके बाद ये समझ लेते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो मैटर है, उसकी क्या स्टेटस है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी का मैटर पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि उसमें कुछ है, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो 27% आरक्षण का जो मैटर है, वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? हालाँकि इसको जितना जल्दी हो सके क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब है नहीं फालतू में इसको 2019 से आप ये समझिए कि 6-7 साल से इस मैटर को चलाया जा रहा है और इस मैटर को चलाने का कोई मतलब नहीं है। या तो 27 दे दो या तो जो भी करना है, मतलब क्लियर कट मामला होना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं हो पाई हैं। अब क्यों नहीं हो पाई हैं, उसका कारण आप जानते हैं कि जो ये अम्ब्रेला केस है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, एक बार मैं और उसको दिखा देता हूँ। ये जो अम्ब्रेला केस है 5901 वाला, इस केस में क्या है कि 2019 वाला, इतनी रिट याचिकाएं इसमें लगी हुई हैं, ठीक है? एक एक करके इनमें सुनवाई हो रही अलग अलग कोर्ट्स में। कहीं कोई कुछ याचिकाएं एमपी हाई कोर्ट जबलपुर में है, कुछ याचिकाएं एमपी हाई कोर्ट ग्वालियर में है, कुछ याचिकाएं एमपी हाई कोर्ट इंदौर में है, कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी याचिकाएं तमाम न्यायालयों में क्या हो रही हैं, सुनी जा रही हैं। अब जैसे जैसे उनके जो भी फैक्ट्स होते हैं जो सामने आते हैं, तो एक एक करके मामले में ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी 81 वाला मैटर सॉर्ट आउट हुआ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सभी मामले चल रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि अब क्या होगा, चूँकि वर्ग 1 की जो भर्ती में जो 13% सीटें होल्ड की गई थी, वो सीट्स कौन-सी थीं? वो सीट्स कौन-सी थीं जो इस 181/05 वाले ऑर्डर के तहत इनको वो होल्ड किया गया था, ठीक है? अब क्या हुआ कि जैसे ही अब ये याचिका खारिज हुई है, तो अब इसमें क्या होगा कि उन 13% सीट को क्या किया जाएगा, रिलीव किया जाएगा और वो 13% किसको मिल जाएगा, ओबीसी को मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर चूँकि क्या है कि व्यूअर्स जो मेरे चैनल्स में वीडियोस देखते हैं, वो सभी मतलब ओबीसी वर्ग के भी साथी होते हैं और आपके यूआर वर्ग के साथी भी होते हैं। तो अब यहाँ पर ये ज़रूर आपको लग सकता है कि इसमें यहाँ पर मतलब यूआर के साथ अन्याय हुआ, ओबीसी को फ़ायदा हुआ, ठीक है? तो ये कोई बात नहीं होती है, कानून अपना नज़रिया रखता है और उसमें जो चीज़ें थी उसकी वजह से ये चीज़ें हुई, तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो 100% मामला था सीट का, वो क्लियर हुआ, जिसको मिलना था वो मिला और न्याय की लड़ाई है। इसमें आगे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी है, तो वो बात आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पूरी भर्ती का जो मामला है वो क्लियर हुआ और इसी तरह से और भी जैसे भर्तियाँ होंगी उसमें भी क्लियर होगा। मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह का एक मामला जुलाई में भी आया था, जिसमें कि मानचित्रकार वाला जो मैटर था, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि 2022 में हुई 3 परीक्षाओं के रिजल्ट में 27% ओबीसी आरक्षण बाकियों में प्रोविजन लिस्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उप समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल की परीक्षा 700 अभ्यर्थियों की हुई थी, उसमें भी यही था कि 27% आरक्षण देना था, पर 13% को होल्ड किया गया, लेकिन बाद में उनमें 27% पे मेरिट लिस्ट जारी हुई। कारण क्या था कि वहाँ पर कि जो याचिका लगाए थे, वो खुद इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। अब अगेन एग्ज़ाम अगर क्वालीफाई नहीं किए तो उनके कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है, चाहे 27% मिले, चाहे 13% मिले, है ना? इस वजह से वो याचिका वहाँ पर खारिज हुई। वहीं पर अगर मान लीजिए कि वो जो कैंडिडेट्स थे मानचित्रकार वाले, अगर क्वालीफाइड कैंडिडेट्स अगर वहाँ पर याचिका लगाए होते, तो वहाँ पर कोर्ट उनकी सुनवाई करता और फिर बाकी बाद में क्या होता वो अलग बात थी। लेकिन क्वालीफाइड नहीं होने की वजह से, जो एग्ज़ाम को ही क्वालीफाई नहीं किए, इसलिए वहाँ पर ये मानचित्रकार वाली भर्ती जो है वो 27% आरक्षण पर जारी कर दी गई। तो इसी तरह से वर्ग 1 में भी है। अब जिनकी जो वेटिंग 1, 2, 3, 10, 15 के आसपास है, अगर वो वही चीज़ है, अगर यहाँ पर वो अगर ओबीसी कैंडिडेट्स होते, जैसे कि अभी हुआ, तो अब ये सीट्स उनको मिलेगी। अगर यहीं पर मान लीजिए कि अगर ये केस यूआर के फेवर में होता, तो वो सीट्स यूआर को मिलती। तो जो बहुत क्लोज वेटिंग वाले हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 10, 12 ऐसे जो वेटिंग वाले हैं, उनका इसमें नुकसान हुआ यूआर कैंडिडेट्स में। अगर वो ओबीसी वर्ग के हैं, तो उनको लाभ हुआ इससे। तो ये पूरी यहाँ पर बात है। अब लास्ट में एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षक की भर्ती परीक्षा अभी हाल फिलहाल में आई है, उस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो आई है 2024 वाली, उसमें भी बात यही है कि 8713 का फॉर्मूला लगाकर ही विज्ञापन जारी किया गया। वर्ग 1 में क्या हुआ था, मई में विज्ञापन आया और पहले ओबीसी को 27 दिया गया, बाकायदे परीक्षा हुई, फिर जनवरी 2024 में जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो शुद्धि पत्र जारी किया गया और फिर उसको 8713 में डिवाइड किया गया। लेकिन वर्ग 2 की जो परीक्षा है माध्यमिक शिक्षक वाली, उसमें 8713 की लिस्ट बना कर ही उसमें विज्ञापन जारी किया गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो यूथ फॉर यूनियन, मेरा एक ये अनुमान है, कंफर्म नहीं है कि उसी आदेश के तहत हुआ होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यूथ फॉर यूनियन जो यूथ फॉर इक्वलिटी वाला जो 181/05 वाला जो मैटर है, उसी के मद्देनज़र
माध्यमिक शिक्षक में भी 87-13% वाले मामले में भी क्या किया गया है, सीट्स का बंटवारा किया गया है। अब जैसे ही ये ऑर्डर आ गया है तो हूबहू माध्यमिक शिक्षक वाली भर्ती परीक्षा में भी इसी ऑर्डर को एज इट इज लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जब मेन केस ही डिस्पोज हो गया है तो फिर भर्ती को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो वही सबसे बड़ी बात है कि केसेस जो फाइल होते हैं, अगर उसमें अगर मान लीजिए यहीं पर कोई ऐसा कैंडिडेट होता जिसके जो क्वालिफाइड होता है ना, वेटिंग में होता, अगर उन्होंने केस को फाइल किया होता तो फिर वहां पर इस आधार पे केस खारिज नहीं होता कि आपका कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर चूंकि एनजीओ के द्वारा जारी किया गया, जो कि खुद एक जिसका इंटरेस्ट प्रभावित नहीं हो रहा है, और ऊपर से वो रिट पिटीशन थी, अगर पीआईएल होती तो भी एक बार स्टैंड कर सकती थी, इसलिए ये मामला यहाँ पर खारिज हुआ। तो जहाँ तक लगता है कि वर्ग 2 में भी यही होगा कि जो 13% होल्ड सीट है वो किसको दे दिया जाएगा, ओबीसी को। पर कुछ भी हो, मामला क्लियर हुआ, सीट्स ओबीसी को मिली और पूरी तरह से 100% सीट्स पे यहाँ पर क्या हो रही, भर्ती हो रही। यही सबसे बड़ी बात है, कम से कम अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। तो इसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, में ये अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।